नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी की जीत के संकेत दे रहे हैं। वहीं ऑपरेशन लोटस के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की अहम बैठक बुलाई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदान के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों के फोन कर उन्हें 15 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया है कि बीजेपी ने दिल्ली में अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में हम नाम और सबूत भी साझा करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने वोटों की गिनती से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और देश के बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली में भी बीजेपी ने पार्टियों को तोड़ने की राजनीति शुरू कर दी है। वहीं संजय सिंह के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी आरोप लगाया है कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आतिशी ने कहा कि अगर गाली गलौज पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें आ रही है तो यह हमारे प्रत्याशियों को संपर्क करके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यह दिखा रहा है कि एग्जिट पोल एक साजिश है आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को पता है कि वो हार रही है, इसलिए निराशा में बेबुनियाद आरोप लगा रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अब उनसे माफी की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी माफी मांगे या फिर कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहे। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। अयोध्या की प्रतिष्ठापूर्ण सीट यानी मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली। ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे और सपा के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जिला अध्यक्ष ने चुनाव को निरस्त कर पुनः चुनाव कराने की मांग की है। सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा है कि यह चुनाव इतिहास का काला अध्याय होगा। अगर यही सब करवाना था तो क्या जरूरत थी चुनाव करवाने की? क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री के 6 बार आने की? क्या जरूरत थी 7 मंत्री लगाने की? क्या जरूरत थी 40 विधायकों को मैदान में उतारने की? वहीं सांसद अवधेश कुमार प्रसाद ने कहा है कि चुनाव में सरकार ने बूथ कैप्चरिंग करवाई है और सपा कार्यकर्ताओं को पिटवाया है। सपा एजेंट को बूथ से बाहर निकाला गया है। यहाँ पर पुलिस के लोग भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। फिर भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने डटकर मुकाबला किया, नहीं तो मिल्कीपुर सीट पर जीत का इतिहास बनता। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने बात कही, उस तरह से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अपनी हार स्वीकार कर ली है। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह एक बार फिर से दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम की धमकियां भरे कॉल्स और ईमेल मिले हैं। इस बार मामला पूर्वी दिल्ली के एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल समेत नोएडा के शिव नादर स्कूल का है। बम की धमकी कॉल और ईमेल के जरिए दी गई है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे कैंपस की तलाश में जुट गई। जांच में टीम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। फिलहाल स्कूल मैनेजमेंट ने सभी बच्चों को घर भेज दिया है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी लागू कर दिए गए हैं। बरेली के किला थाना क्षेत्र के
बाकरगंज में आज मांझा फैक्ट्री में हुए धमाके ने 3 लोगों की जान ले ली। इस दर्दनाक हादसे में फैक्ट्री के मालिक अतीक रजा और 2 मजदूर सरताज और फैजान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब फैक्ट्री में पतंग के मांझे के लिए शीशे की ग्राइंडिंग का काम चल रहा था। अचानक हुए तेज धमाके में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में पतंग के मांझे के निर्माण का कार्य किया जाता था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और धमाके कारणों का पता लगाया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें कौन कौन खत्म हुआ? ले जाया गया है अस्पताल। कौन कौन खत्म हुआ? क्या नाम है? इसमें एक अतीक रजा खां है जो मेन आदमी है, वो हमारे बड़े भाई हैं, और 2 लड़के उनके काम करते थे वो हैं। पहचान कौन है? मैदान वो पीछे है, और वो जो घायल है वो उसका नाम सरताज है। कैसे हादसा हुआ था? क्या कारण है? हादसे के बारे में हमें नहीं मालूम, हम तो भी 2 बोल रहे थे, दबा देने गए थे। हमें ये बताया गया है कि सिलेंडर फट गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या जानकारी मिली? यहाँ पर ये जानकारी मिली हमें, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हाथ सेक रहे थे, आग जलाई थी, क्या करा था, क्या करते हैं ये मांझे का काम करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौके पे हम लोग मौजूद हैं। आज सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि एक घर में सिलेंडर फट गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस आई और जो घायल थे गंभीर रूप से उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। जो चीजें यहाँ पे प्रथम दृष्टया देखी जा रही है और सारी चीजें बारीकी से जांच की जा रही है, उसमें अभी तक तो गैस सिलेंडर फटने की कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं आ रही है। लोगों से पूछताछ में और मौके पे जो चीजें यहाँ बिखरी हुई है और दिख रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें विस्फोट होने के कारण ये 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। को बता दें कि एक फैक्ट्री में मांझा फैक्ट्री में दुर्घटना हो गई है, जिसमें लगभग 2 लोगों की जान चली गई है। बरेली के किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज में ये मांझा फैक्ट्री थी और धमाके में 3 लोगों ने जान गंवा दी है। इस दर्दनाक हादसे में फैक्ट्री के मालिक अतीक रजा और 2 मजदूर सरताज और फैजान की मौत हो चुकी है। फतेहपुर जिले में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा अपराध और टॉप 10 अपराधियों, माफियाओं, वंचित पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में शुक्रवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर गौतस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। बिंदिकी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में थाना जहानाबाद और थाना बकेवर की संयुक्त टीम द्वारा ताज होटल कस्बा जहानाबाद के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुराने रिंद नदी पुल से करीब 100 मीटर पहले तेजानगर के पास गौकशी करने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल तेजानगर के जंगलों में पहुंचकर देखा गया कि एक बछड़ा बंधा हुआ है, जिसे एक व्यक्ति काटने जा रहा था। पुलिस की टीम द्वारा घेराबंदी कर आत्मसमर्पण के लिए उसको कहा गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबदेही में अभियुक्त शहाबुद्दीन के दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। घायल गौ तस्कर को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर इलाज के लिए सीएचसी जहानाबाद ले जाया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का गौवध अपराधी है। गिरफ्तार गौ तस्कर के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग की एक टीचर की लाश उसके बेडरूम में फंदे पर लटकी मिली। शिक्षिका की 4 साल की बेटी ने अपनी नानी को वीडियो कॉल करके फंदे पर लटकी मां की लाश दिखाई। बच्ची ने नानी से कहा कि मां कुछ बोल नहीं रही है। बेटी की लाश फंदे पर लटकी देख परिजन बदहवास हालत में गाजियाबाद से निकले और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शिक्षिका के इंजीनियर पति को हिरासत में लिया है। घटना मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में बुद्धि विहार फेज 2 की है। यहां अपने पति रोहित कुमार और 4 साल की बेटी ओजस्वी के साथ रहने शिक्षिका रूबी रहती थी। 35 साल की रूबी की तैनाती कुंदरकी ब्लॉक के भीकनपुर कुलबाड़ा प्राइमरी स्कूल में थी, जबकि उनका पति रोहित कुमार HCL कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
घटना की जानकारी पाकर रूबी के मायके वालों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मझोला पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम की छानबीन के बाद शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने रोहित को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। मायके वालों का कहना है कि रूबी की शादी 2019 में हुई थी। रूबी का मायका गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में जलालपुर गांव में है। रोहित काफी समय से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। शिक्षिका के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि रोहित पैसों को लेकर आए दिन रूबी पर प्रेशर बनाता था। 15 लाख रुपए कुछ दिन पहले ही उसने प्रेशर बनाकर वसूले थे। बीते दिन भी उसने यूपीआई की मदद से रूबी के खाते से 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा था। रूबी के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। उसे हत्या करने के बाद रोहित ने ही फंदे पर लटकाया है। पुलिस इस मामले में रोहित से पूछताछ कर रही है और रोहित से पूछताछ करने में सामने आया है कि मोदीनगर में शिक्षिका और रोहित के नाम पर साझे में मकान था। पति इस मकान को बेचना चाहता था, जबकि शिक्षिका मकान को बेचने के विरोध में थी। मुरादाबाद में शिक्षिका किराए पर रहती थी। मेरठपुर के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम में एक बार फिर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां नाले में गिरकर 8 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चा नाले में गिर गया और फिर बच नहीं सका। बता दें कि इससे पहले भी मेरठ में नाले में गिरकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 8 साल का आर्यन उर्फ हार्दिक सरस्वती शिशु मंदिर में यूकेजी में पढ़ता है। आज आर्यन घर के बाहर खेल रहा था। खेलते वक्त अचानक नाले में गिर गया और नाले में गिरकर उसकी मौत हो गई। सीतापुर में गोकशी के मामले में महबूब आलम के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मानपुर थाने में जिसकी पुलिस को तलाश थी। आज सुबह ताल गांव क्षेत्र में पुलिस को जानकारी मिली कि महबूब आलम अपने साथियों के साथ वहां पर आया है, जिसके बाद एसओजी टीम और थाना ताल गांव की पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन इसी दौरान महबूब अपने साथी के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की महबूब के पैर में गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी महबूब आलम का एक साथी मौके से फरार हो चुका है। वहीं 4 साथी पहले ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि महबूब के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम पहले से ही घोषित है और कई मुकदमों में वांछित था। महबूब आलम मुठभेड़ में आरोपी महबूब आलम के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा व मोटरसाइकिल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मिर्जापुर जनपद के चुनार में प्राचीन चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की कला के संवर्धन के लिए जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा जिला खनिज निधि से उपलब्ध कराई धनराशि से स्थापित होने वाले टनल फर्नांस के निर्माण से चुनार चीनी मिट्टी के उद्यमियों में काफी खुशी देखी जा रही है। निर्माणाधीन टनल फर्नांस स्थल का इस जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार द्वारा यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर और स्थानीय उद्यमियों के साथ चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र का निरीक्षण किया गया और स्थानीय उद्यमियों के साथ टनल फर्नांस के स्थापित होने के बाद संचालन इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा हुई कि किस प्रकार टनल फर्नांस को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए और चुनार के विश्व प्रसिद्ध कारीगरों को उसका लाभ दिया जाए। इस पर वहां के स्थानीय उद्यमियों तथा समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर आगामी रूपरेखा भी तैयार की गई। स्थानीय उद्यमियों ने हर्ष व्यक्त किया है कि चुनार में टनल फर्नांस स्थापित होने पर चुनार के चीनी मिट्टी के उद्योग को एक संजीवनी मिलेगी और यहां के उद्योग की डिमांड दूर दूर के क्षेत्र तक पूरी हो पाएगी और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अभी हम लोग खुर्जा से चीनी मिट्टी के बर्तन लाकर विक्रय करते हैं। टनल फर्नांस के स्थापित होने से हम लोग उनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर करेंगे, जिससे हमारी लागत कम होगी। जो लोग इस उद्योग को छोड़ रहे थे वह फिर से इस उद्योग की तरफ आकर्षित होंगे। चुनार कच्ची नहीं मिट्टी बर्तन फिर से अपने पुरातत्व और पुरातन गौरव को प्राप्त करेगी। हमारे संवाददाता आलोक तिवारी जुड़ गए हैं सोनभद्र से। आलोक, टनल फर्नांस की स्थापना से कारीगरों को क्या खास सुविधा मिलेगी और उनके क्या जीविकोपार्जन में भी वृद्धि होगी? जी, आपको बताते चलें कि जहाँ पे मूर्तियां लाकर के मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन खुर्जा से लाकर के यहाँ पे बिक्री होता था। अब यहाँ पे टनल फर्नेस की स्थापित हो जाने से
यहाँ पे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे कि यहाँ पर अब कम लागत में भी लोगों को मिट्टी के बर्तन और उसके साथ मूर्तियां उपलब्ध हो जाएंगी। यह जिलाधिकारी मिर्जापुर का पहल है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा सके। जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आलोक। मिर्जापुर जिले के मड़िहान विधानसभा के विकासखंड राजगढ़ के गोलहानपुर गांव में विगत कई दिनों से राज्य स्तरीय कैनवास क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम गोलहानपुर में चल रहा है, जिसका समापन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री कैबिनेट अनिल राजभर रहे। यह प्रतियोगिता पूर्व मंत्री और मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल के प्रेरणा से कराया गया है। आज फाइनल मुकाबला शहनाई बनाम रेहान टीम चुनार के बीच हुआ, जिसमें शहनाई की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन कर विजेता रही, जिसमें मंत्री ने विजेता टीम को चमचमाती शानदार ट्रॉफी और 51,000 रुपए और हर प्लेयर को एक ट्रैक सूट गिफ्ट किया है। उप विजेता टीम को भी ट्रॉफी और हर खिलाड़ी को ट्रैक सूट प्रदान किया गया है और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार गोवर्धहा टीम के सत्यम को एक LED टीवी प्रदान की गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह गुरुवार को महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए महाकुंभ नगर पहुंचे। उन्होंने अपने आगमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस दिव्य आयोजन को ऐतिहासिक और दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर बताया है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। उन्होंने इस अवसर पर देश की शांति, समृद्धि और एकता के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का महान संगम है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की दिव्यता और आध्यात्मिकता पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने महाकुंभ में पहुंचकर पवित्र स्नान किया। उन्होंने महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का यह आयोजन अपने आप में एक मिसाल प्रस्तुत किया है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस सुव्यवस्थित आयोजन के लिए उन्होंने मोदी और योगी सरकार को धन्यवाद किया है। केंद्रीय मंत्री ने संगम स्नान के बाद कहा कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की दिव्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस स्तर का आयोजन करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे पूरी तरह से सफल बनाया है। बता दें कि महाकुंभ 2025 के आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल और आधुनिक व्यवस्थाओं को भी लागू किया है। जगह जगह लगाए गए डिजिटल सूचना केंद्र, स्वच्छता अभियान, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन के बेहतरीन प्रबंधों ने श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी ज्यादा सुखद बना दिया है। महाकुंभ क्षेत्र में व्यापक स्तर पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। श्रद्धालुओं ने भी योगी सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की है और कहा है कि इस बार का महाकुंभ हर दृष्टिकोण से अभूतपूर्व है। सरकार द्वारा बनाई गई आधुनिक सुविधाओं और स्वच्छ वातावरण ने इस महापर्व को और भी भव्य और दिव्य बना दिया है। देश भर से आए संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं की खुलकर प्रशंसा की है और इसे अब तक का सबसे सुव्यवस्थित महाकुंभ बताया जा रहा है। यूपी के हमीरपुर जिले में समाज कल्याण विभाग ने वृद्धाश्रम का चयन कर हमीरपुर शहर के वृद्धाश्रम से 42 लोगों की लिस्ट महाकुंभ स्नान के लिए तैयार की थी, जिस पर आज जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने मेडिकल जांच के बाद महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले वृद्धों को बस द्वारा प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना किया है। यह बस हमीरपुर से प्रयागराज पहुंचकर 42 वृद्धों को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगवाएगी, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने आज हमीरपुर से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। इस दौरान महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे लोगों में खासा खुशी देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।